आप देख रहे हैं दिन की सबसे तेज और ताज़ा खबरें, जहां हम आपको सीधे ले चलते हैं उन घटनाओं के बीच जो आज दुनिया भर में हलचल मचा रही है। देश से लेकर इंटरनेशनल मंच तक हर वो खबर जो आपके लिए जाननी जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज के दिन की बड़ी सुर्खियां आपको चौंका देंगी। सो शुरू करते हैं आज की सबसे जबरदस्त और बड़ी खबरें। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कई विकास योजनाओं की शुरुआत की। अशोक विहार में झुग्गी बस्तियों के लिए करीब 1700 नए फ्लैट बनाए गए हैं, जिनका उन्होंने उद्घाटन किया। उन्होंने खुद उन फ्लैटों की चाबियां लाभार्थियों को दी और उनसे बातचीत भी की। इतना ही नहीं, मोदी जी ने वहां जाकर इन नए फ्लैटों का मुआयना भी किया। इससे उन लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा जो अब तक झुग्गियों में रह रहे थे। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने मेडिकल टेक्सटाइल्स को लेकर एक नया आदेश जारी किया है, जिसे मेडिकल टेक्सटाइल क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2024 कहा जा रहा है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि इस क्षेत्र के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मास्क, ग्लव्स या मेडिकल गाउन, वो सुरक्षित और असरदार हों। इसमें प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग के लिए नियम बनाए गए हैं और लेबलिंग से जुड़ी गाइडलाइंस भी दी गई हैं, ताकि हर चीज का स्टैंडर्ड बना रहे। ये कदम इस इंडस्ट्री को बेहतर और भरोसेमंद बनाने के लिए लिया गया है। वहीं बीएसएफ ने त्रिपुरा के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश कर रहे 4 बांग्लादेशियों को पकड़ लिया है और उन्हें वापस बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को सौंप दिया। बीजेपी ने बताया कि ये लोग 2 लोकल बिचौलियों की मदद से पिछले भारत में घुसे थे, लेकिन बीएसएफ ने इन्हें अवैध तरीके से बॉर्डर पार करने के आरोप में हिरासत में ले लिया और फिर बांग्लादेश के अधिकारियों को सौंप दिया। साथ ही दोस्तों, भारत में 2020 में ग्रीन हाउस गैसों का एमिशंस 2019 के मुकाबले करीब 7.93% कम हो गया। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ कार्बन एमिशन को भी कम करने पर ध्यान दिया। 2005 से 2020 के बीच भारत में कार्बन गैसों का उत्सर्जन यानी कि एमिशन 36% तक घट गया, जो काफी बड़ी बात है। ये दिखाता है कि विकास के साथ पर्यावरण का ध्यान रखना भी मुमकिन है। साथ ही सरकार ने साफ कर दिया है कि चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि HMPV फैलने की खबरों को लेकर भारत में चिंता करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज अतुल गोयल ने बताया कि ये वायरस भी किसी दूसरे सांस से जुड़े वायरस की तरह ही है। इससे बच्चों और बड़ों में फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि अगर किसी तरह की स्थिति बनती है तो उससे निपटने के लिए देश पूरी तरह से तैयार है। इसी के साथ दिल्ली में घने कोहरे की वजह से लगातार दूसरे दिन फ्लाइट ऑपरेशंस पर असर पड़ा। शनिवार सुबह कम विजिबिलिटी के कारण 15 फ्लाइट्स को दूसरे एयरपोर्ट्स पर डाइवर्ट करना पड़ा। खराब मौसम की वजह से कई फ्लाइट्स लेट हो गई और देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने कुछ समय के लिए अपने आने जाने वाली फ्लाइट्स को रोक दिया। मौसम की स्थिति यात्रियों के लिए काफी परेशान भरी रही। महाकुंभ को दिव्य, भव्य और स्वच्छ बनाने के लिए सरकार के साथ साथ RSS भी पूरी तैयारी में जुट गया है। 1800 गंगा सेवा दूत इसमें मदद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इन्हें 250 के ग्रुप्स में बांटकर ट्रेनिंग दी जा रही है। ये दूत मेला क्षेत्र में प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने में मदद करेंगे, शौचालयों की सफाई और सड़कों की व्यवस्था का ध्यान रखेंगे और टेंट सिटी का निरीक्षण भी करेंगे। मतलब इस बार का महाकुंभ साफ सुथरा और पर्यावरण के अनुकूल होगा। इजरायल ने गाजा पर फिर से हमला तेज कर दिया है। उनके युद्धक विमानों ने ताज़ा एयर स्ट्राइक की, जिसमें कम से कम 24 फिलिस्तीनी मारे गए। इसके साथ ही इजरायली सेना ने यह भी चेतावनी दी है कि वे उत्तरी गाजा के एक अस्पताल पर बमबारी कर सकते हैं। हालात वहां काफी गंभीर बने हुए हैं दोस्तों। अब देखिए, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की पेंशन पेमेंट सिस्टम पूरे देश में पूरी तरह से काम कर रही है। दिसंबर महीने में EPFO के सभी 122 पेंशन वितरण कार्यालयों से 68 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों को करीब 1570 करोड़ रुपए की पेंशन दी गई। यानी अब पेंशन का वितरण और भी आसान और तेज हो गया है। साथ ही भाजपा अब कुंदरकी उपचुनाव के बाद अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव भी लड़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस सीट की जिम्मेदारी ली है और अपने 6 मंत्रियों को भी यहां प्रचार के लिए भेजा है। शनिवार को योगी जी फिर से अयोध्या पहुंचेंगे और वहां कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्हें जीत के लिए प्रेरित करेंगे। अब इंतजार की घड़ियां दोस्तों खत्म होने वाली हैं। अमर उजाला और संस्कृति विभाग के संयुक्त प्रयास से होने वाला 2 दिवसीय आयोजन संस्कृतियों का महाकुंभ संगम शनिवार को शुरू होने जा रहा है। ये कार्यक्रम गोमती नगर के समता मूलक चौराहे के पास रिवर फ्रंट पर 4 जनवरी को सुबह 10 बजे शुरू होगा। साथ ही एक हालिया अध्ययन में ये पाया गया है दोस्तों कि GPT-4 जैसे AI टूल्स असल जिंदगी में मरीजों से बात करने में उतने प्रभावी नहीं हैं। इस अध्ययन में कहा गया है कि मौजूदा AI टूल्स लक्षणों को सही तरीके से समझने, सही सवाल पूछने और अलग अलग जानकारी को जोड़ने में अभी कमजोर हैं। मतलब मेडिकल बातचीत में AI की अभी काफी सीमाएं हैं।
वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि यातायात पुलिस में महिलाओं के लिए एक अलग विंग बनाई जाए, जिसमें महिलाएं निरीक्षक, उप निरीक्षक और सिपाही तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने यातायात पुलिस कर्मियों की कमी को देखते हुए 10,000 अतिरिक्त पद सृजित करने पर भी विचार करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे। ये महोत्सव 4 से 9 जनवरी तक चलेगा। इस मौके पर वो एक सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यकाल ने इस बारे में जानकारी दी है। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में आर्थिक स्थिरता और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। साथ ही दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए 2 नई जमा योजनाएं शुरू की हैं। ये योजनाएं हैं हर घर लखपति और SBI पैट्रन्स। SBI ने बताया कि इन योजनाओं का उद्देश्य ग्राहकों को ज्यादा वित्तीय लचीलापन और बेहतर मूल्य प्रदान करना है। साथ ही डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने हाल ही में विदेश व्यापार नीति 2023 में कुछ बदलाव किए हैं। इसके तहत अब हितधारकों से उनके विचार, सुझाव और टिप्पणियां लेने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। इसका मतलब ये है कि नीति में बदलाव करने से पहले अब परामर्श किया जाएगा, ताकि सभी संबंधित पक्षों के विचार को ध्यान में रखा जा सके। साथ ही कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग की सुविधाओं को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। आज दिल्ली में हुई एक बैठक में उन्होंने ये बात कही और बताया कि पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन जैसे स्थानों पर इन सुविधाओं का होना चाहिए, ताकि लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में कोई दिक्कत ना हो। इससे विभिन्न क्षेत्रों में भी सुविधाओं की आसानी से उपलब्धता होगी। वहीं देखिए, पिछले कुछ समय से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के मामले में अच्छी खबर नहीं आ रही है। 27 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 4.11 अरब डॉलर घटकर 640.28 अरब डॉलर हो गया है। ये लगातार चौथा हफ्ता है जब हमारे फॉरेक्स रिजर्व में गिरावट आई है। अब ये भंडार करीब 8 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। देखिए दोस्तों, अब हार्ट अटैक सिर्फ बुजुर्गों की समस्या नहीं रह गया है, अब कम उम्र के लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में 30 साल से कम उम्र के लोगों में भी हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि हार्ट अटैक कितनी बड़ी समस्या बनता जा रहा है। वहीं तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने हैदराबाद के गोलकुंडा किले में नो योर आर्मी नामक मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर तेलंगाना और आंध्र उप क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अजय मिश्रा और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। साथ ही हैदराबाद की एक लोकल अदालत ने संध्या थिएटर भगदड़ मामले में फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन को जमानत दे दी है। 4 दिन पहले अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले उच्च न्यायालय ने उन्हें 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी। अब नामपल्ली अदालत ने अर्जुन को 50-50 हजार रुपए की 2 जमानत राशि जमा करने, जांच में मदद करने और हर रविवार को चिक्कड़पल्ली थाने में हाजिरी लगाने का आदेश दिया है। साथ ही दिल्ली में हवा की गुणवत्ता काफी खराब हो गई है दोस्तों। सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 385 रिकॉर्ड किया गया और कुछ जगहों पर ये 400 के पार भी पहुंच गया, जो कि गंभीर स्थिति को दर्शाता है। इस गंभीर हालात को देखते हुए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने तुरंत ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का 3रा चरण फिर से लागू कर दिया है, ताकि स्थिति को नियंत्रण में लिया जा सके। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में शतरंज की चैंपियन कोनेरू हम्पी और उनके परिवार से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मोदी ने उन्हें खेल आइकॉन बताया और कहा कि वो सिर्फ भारत का नाम रोशन नहीं कर रही है, बल्कि उन्होंने अपने कौशल को नए तरीके से भी परिभाषित किया है। मोदी ने ये भी कहा कि हम्पी भविष्य के खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। साथ ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में एक वर्चुअल बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य राज्यों के ग्राम्य विकास मंत्रियों के साथ मनरेगा श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इसे 350 रुपए तक किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की लागत को कम से कम 2 लाख रुपए करने की भी सिफारिश की। साथ ही महाकुंभ को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार के साथ साथ RSS भी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। 1800 गंगा सेवा दूत इस काम में मदद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इन दूतों को 250 के समूहों में बांटकर उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। ये लोग मेला क्षेत्र में पॉलिथीन के इस्तेमाल को रोकने में मदद करेंगे और साथ ही शौचालय, सड़कों की सफाई और टेंट सिटी का निरीक्षण भी करेंगे, जो काफी अच्छी बात है, क्योंकि मेले वगैरह में काफी ज्यादा रश होता है और गंदगी भी काफी देखने को मिलती है। तो ये एक अच्छा कदम है कि ताकि महाकुंभ के
मेले में गंदगी को रोका जा सके। साथ ही दिल्ली में ठंड के साथ घना कोहरा यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। सुबह भी कोहरा बना रहा और कोहरा इतना ज्यादा था कि दृश्यता शून्य तक पहुंच गई थी। इसकी वजह से ट्रेनों की समय सारणी बिगड़ गई और आज भी ट्रेनें धीरे चल रही हैं, जिससे यात्रियों को बहुत दिक्कत हो रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी विमानों की आवाजाही पर असर पड़ा है। इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।